Hello everyone. Let's start the next topic for the AWS Solution Architect exam prep series. Here we having next topic is load balancing, CloudWatch and auto scaling. The chapter 5th here we learn about the load balancer types, listener, health checks, metrics and alarms and scaling plans. So let's start. Three service and one goal, high availability and cost efficiency separately and together. So basically, elastic load balancing, CloudWatch, auto scaling, थ्री सर्विसेज हैं सब अब थ्री अलग अलग सर्विसेज हैं बट गोल एक है दैट इज हाई अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ओके सो इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हाई अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है ये हाई अवेलेबल सर्विस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल Amazon EC2 instance with the option for the flexibility and control. How the CloudWatch is help to us for the high availability. Monitor your AWS cloud resources and application. It collects and tracks metrics, collects and monitor log files and set alarms. Okay. लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक को बैलेंस करने में काम आता है मल्टीपल इसी टू इंस्टांसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है क्लाउड वॉच हमें हेल्प करता है मॉनिटरिंग और हेल्थ चेक्स को देखने में सो दैट अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसे EC2 इंस्टांस पर जा रही है जो अवेलेबल नहीं है तो वो उस अनअवेलेबल EC2 इंस्टांस में रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता है सो क्लाउड वॉच हेल्प्स ऑन द मॉनिटरिंग द इंस्टांस हेल्थ that it is available or not. Okay, auto scaling maintain the availability of your application by scaling Amazon EC2 capacity up and down automatically according to the condition you set. Auto scaling is something like कि जब हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इंस्टांस को अप कर पा रहे हैं और जब हमारे पास ट्रैफिक कम है अपने इंस्टांस को डाउन कर पा रहे हैं सो दैट वी कैन कॉस्ट इफेक्टिव बना सके कॉस्ट को रिड्यूस कर सके so these are the three services. This chapter covers all the three separately and in exam they will ask similarly like that. Okay, अभी समझते हैं कि इलास्टिक लोड बैलेंसिंग क्या होता है वन कंसिस्टेंट फ्रंट डोर हाउ मैनी सर्वर्स आर बिहाइंड इट एक कंसिस्टेंट फ्रंट डोर है और उसमें कितने सारे बिहाइंड द सर्वर्स लगे हुए हैं तो लोड बैलेंसर क्या है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में EC2 इंस्टांस में तो यू कैन मैनेज ओनली लोड बैलेंसर आपको सिर्फ लोड बैलेंसर मैनेज करना है else load balancer will manage the other EC2 instance traffic management will done by the elastic load balancer only. You can think like that कि कोई रेस्टोरेंट है ठीक है होस्ट ऑफ द एंट्रेंस रेस्टोरेंट होस्ट ऑफ द एंट्रेंस है ठीक है और वहां पे only ever you talk to the host and the host quietly seated each guest at whichever the table something like that का सर्वर like is free है healthy है आप उसी टेबल पे बैठ सकते हो जिस टेबल पे आपको साफ दिख रही है ना तो सिमिलरली इलास्टिक लोड बैलेंसर वर्क करता है ट्रैफिक वहां जाता है जहां जो इंस्टांस फ्री होता है या फिर जिस इंस्टांस के पास कैपेबिलिटी है कंज्यूम करने की supports routing load balancing HTTP HTTPS TCP SSL traffic ये सब इलास्टिक लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है provides a stable single CNAME entry point for DNS configuration DNS configuration के लिए CNAME entry point होता है and health checks provide करता है कि ensure the traffic is never routed to unhealthy and failing instance. Okay, so elastic load balancer it is itself a highly available service. It scales automatically to meet
traffic demand and is highly available within a region by default. Okay, let's start the next slide. एडवांटेजेस क्या है इलास्टिक लोड बैलेंसर्स के? 4 रीजंस होते हैं। मैनेज एंड स्केलेबल, हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं और ये स्केलेबल होते हैं। हाईली अवेलेबल होते हैं, लाइक योर एप्लीकेशन कैन डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। हेल्थ इंस्टेंस हाईली अवेलेबल होते हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स पे। ठीक है, इंटीग्रेट विथ ऑटो स्केलिंग, हम इंटीग्रेट कर पाते हैं इसको ऑटो स्केलिंग के साथ। और सिक्योर होते हैं, हम अगर अमेजोन वीपीसी के साथ वर्क कर रहे हैं, सो द राउट ट्रैफिक और एप्लीकेशन टायर टू एक्सपोजिंग द इंटरनेट फेसिंग पब्लिक आईपी, इट विल हेल्प ऑन दैट पर्पज ऑल्सो। सो इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हेल्प करता है हमें। मैनेजर स्केलेबल में हाईली अवेलेबल होता है, इंटीग्रेटेड विद द ऑटो स्केलिंग एंड सिक्योर भी होता है। सिमिलरली ईएलबी क्या है? ईएलबी इज वीपीसी सपोर्ट IPv4 only, and ELB is a EC2 classic support. Both IPv4 and IPv6 is small, but real-time testing will ask. सो इलास्टिक लोड बैलेंसर में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं एग्जाम में सिनेरियो बेसिस पे। सो टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, 3 फ्लेवर्स हैं बेस्ड ऑन वेयर द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम एंड गोज टू। लोड बैलेंसर्स किस तरह से वर्क करते हैं, कितनी तरह से वर्क कर सकते हैं? सो वेयर द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम एंड गोज, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? तो इंटरनेट फेसिंग, इंटरनल, HTTPS, SSL ऑफलोड। सो लोड बैलेंसर क्या करता है? रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, क्लाइंट से, और इंटरनेट में थ्रू करता है EC2 इंस्टेंस में, रजिस्टर EC2 इंस्टेंस में। ठीक है, इट रिसीव अ पब्लिक DNS नेम and then client used to send requests and DNS resolve the load balancer public IP. Similarly, internal में क्या होता है कि यूजफुल इन अ मल्टी टीयर एप्लीकेशन, ये मल्टी टीयर एप्लीकेशन में यूज होता है। और इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर माइट बैलेंस अ ट्रैफिक टू द वेब टीयर, बैलेंस करता है ट्रैफिक को, whose instance then send the request to the internal load balancer sitting in front of the application tier and routing to private subnet. इजी। HTTPS क्या होता है? SSL offload uses SSL TLS for encrypted connection, encrypted traffic between the load balancer and clients, and between the load balancer and the backend instance required a SSL certificate installed on the load balancer. तो HTTPS के थ्रू लोड बैलेंसर को ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होना लोड बैलेंसर में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑलवेज रेफरेंस अ लोड बैलेंसर बाय इट्स DNS नेम, नेवर बाय इट्स IP. Okay, the IP pool changes as ELB scales in and out, that's why. Okay, listeners क्या होते हैं? Every load balancer needs at least one, think of it like a roadway rule. ओके, हर एक लोड बैलेंसर को की अप्रोच होती है कि हमें किस कनेक्शन के साथ, किस इस रिक्वेस्ट को किस कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल, लाइक वी कैन आर ट्रांसलेटर स्टैंडिंग बिटवीन अ टू पीपल हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। कोई हिंदी जानता है और कोई इंग्लिश जानता है, सो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली लिसनर क्या करता है? इस एंड से अनदर एंड में पहुंचाने का काम करता है। सो एवरी लिसनर नीड्स अ टू कॉन्फ़िगरेशन। एलबी में जो लिसनर्स होते हैं उनके 2 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल और पोर्ट फॉर द फ्रंट एंड कनेक्शन क्लाइंट टू लोड बैलेंसर, एंड प्रोटोकॉल प्लस पोर्ट फॉर द बैक एंड कनेक्शन लोड बैलेंसर टू EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करती हैं 4 प्रोटोकॉल्स: STTT, STTP, HTTPS, TCP एंड SSL। ठीक है, OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ELB ऑपरेट्स एट 2 लेयर,
टू लेयर्स पे हम ELB को ऑपरेट करते हैं। पहली होती है एक लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि TCP कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड बैकएंड इंस्टेंस through the load balancer. The SSL protocol also operates here. एंड ऑन द लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम जो HTTP और HTTPS कनेक्शन को यूज कर रहे हैं क्लाइंट से लोड बैलेंसर में और लोड बैलेंसर से बैक एंड सर्वर पे। ठीक है, तो लिसनर्स हमारा काम करता है ब्रोकर की तरह, जो एक वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाता है। ठीक है, ELB does not support a server name indication. इंपॉर्टेंट है कि ELB सपोर्ट नहीं करता है सर्वर नेम इंडिकेशन को। होस्टिंग अ मल्टीपल साइट्स बिहाइंड अ वन SSL सर्टिफिकेट needs a subject alternative name, that is SAN, added for each site. हर एक ईच साइट के लिए हमें सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम की जरूरत पड़ती है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है बट ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमारा ELB जो है वो SNI सपोर्ट नहीं करता है, और मल्टीपल साइट्स होने की वजह से हम अगर SSL सर्टिफिकेट एक SSL सर्टिफिकेट को अपने मल्टीपल वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं तो हम SAN की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, making sure the traffic is spread evenly no matter which availability zone it's landed first. ठीक है, that ensures the request traffic is routed evenly across all backend instances, regardless of the availability zone in which they are located. Reduce the end of the maintain equivalent number of backend instances in each availability zone. Improve the application ability to handle a loss of one or more backend instances. ठीक है, and for the environment where the client catches DNS lookup incoming request might favor one availability zone cross a zone load balancing correct this imbalance. ठीक है, it's still recommended that you maintain approximately equivalent instance accounts in each availability zone for higher fault tolerance. So क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को इजीली समझते हैं ऐसे कि जस्ट थिंक एग्जांपल कि मैकडॉनल्ड्स है या कोई रेस्टोरेंट है, उसकी दो ब्रांचेस है विद इन अ सिटी। ठीक है, एक लोकेशन पे ट्रैफिक है हमेशा, रिजर्वेशन है ऑलवेज, बट दूसरी लोकेशन पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कस्टमर कम है। तो क्रॉस जोन बैलेंसिंग हेल्प करता है कस्टमर को दोनों जगह बैलेंस करने में। ठीक है, so to make sure that traffic is routed evenly regardless of the availability zone, you should enable the cross zone load balancing on your load balancer. load balancer को implement करते वक्त हमें क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को इनेबल करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को, रीबैलेंस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग ELB टाइम आउट एंड कनेक्शन डेनिंग। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर में हम टाइम आउट और कनेक्शन कितनी कनेक्शन पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके रिगार्डिंग, जैसे कि कोई आइडियल कनेक्शन टाइम आउट होगा। हर एक रिक्वेस्ट में लोड बैलेंसर मेंटेन करता है टू कनेक्शन की क्लाइंट से टू LLB लोड बैलेंसर में और लोड बैलेंसर टू बैकएंड में कितना टाइम आउट रिक्वेस्ट होना चाहिए आइडियल। ठीक है, आइडियल टाइम आउट इज 60 सेकेंड फॉर द बोथ कनेक्शन. If no data is sent over the connection for the specific time, the load balancer will close. Okay. So enable to keep alive on your EC2 instance with a setting greater than load balancer ideal time to let the load balancer reuse the connection to your backend and reducing the CPU utilization. ठीक है, अपने कनेक्शन को लाइव करने के लिए EC2 इंस्टांस में हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर को रीयूज करते हैं उसके कनेक्शन को बैकएंड से। सो इससे हमारा यूटिलाइजेशन भी रिड्यूस हो जाता है। एंड आते हैं अभी कनेक्शन ड्रेनिंग क्या है। कनेक्शन ड्रेनिंग इंश्योर्स दैट लोड बैलेंसर स्टॉप सेंडिंग अ न्यू रिक्वेस्ट to the instance that's a deregistered unhealthy
लोड बैलेंसर उन इंस्टांसेस को सर्विसेज और रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा जो अनहेल्दी होंगे, ठीक है, डी रजिस्टर्स होंगे, उनको नहीं सर्व करेगा। मैक्स टाइम आउट इज कॉन्फ़िगरेबल बिटवीन 1 to 3600 सेकेंड्स। मैक्स टाइम आउट हमारा कनेक्शन ड्रेनिंग का होता है 1 and 3600 सेकेंड्स, ठीक है। फॉर HTTP and HTTPS listener, we recommended to enabling keep alive with a value greater than the load balancer ideal timeout setting. So timeout and connection draining का अगर हम रेस्टोरेंट के एग्जांपल से लें तो वी कैन से अगर कोई कस्टमर काफी देर तक बैठा है और दे आर नॉट ऑर्डरिंग समथिंग, सो हम बहुत पोलाइटली वो टेबल खाली करवाते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट गेस्ट, फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, ठीक है। सिमिलरली कनेक्शन ड्रेनिंग क्या है? कनेक्शन ड्रेनिंग इज दैट कि बिफोर द न्यू कस्टमर इज कमिंग वी हैव टू चेक दैट दिस टेबल इज रिजर्व्ड और नॉट, सो दैट बाद में कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, ठीक है। कॉन्फ़िगरिंग Elastic Load Balancer proxy protocol and sticky sessions. Importantly, ये scenarios आते हैं एग्जाम में। Preserving a client info and keeping a user glued to one server. Proxy protocols क्या होते हैं? When we using TCP, SSL for the both front end and back end connection, तो load balancer forward करता है request को बिना modify करे, ठीक है। So enabling a proxy protocol add a human readable header with connection information like कि source IP क्या है, destination IP क्या है, port number क्या है, और ये verify करता है ये हमारे load balancer is not already behind a proxy server. Before enabling this, it can cause a duplicate headers and errors, ठीक है। Sticky sessions are like a session affinity. By default, load balancer route each request independently to the instance with the smallest load. Sticky session is behind the user entire session, one specific instance using a cookies, either the load balancers, your application own session cookies. ये इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी यूजर ने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है, ठीक है, और वो काफी देर तक वेबसाइट्स पे और ही चीजों का एक्सेस कर रहा है, बट उसका बार बार कनेक्शन लूज हो जा रहा है, तो उस कनेक्शन लूज होने की वजह से उसको बार बार लॉग इन करना पड़ रहा है। तो अगर हमने स्टिकी सेशन का यूज कर रखा है तो विद द हेल्प ऑफ सेशन वो यूजर लॉग इन हो सकता है दोबारा से विद द हेल्प ऑफ सेशन, ठीक है। To the key to managing a sticky session is deciding how long your load balancer should consistently route a user to the same instance during their session. सेम इंस्टांस पे बार बार सेशन भेजेगा लोड बैलेंसर। एक ही EC2 इंस्टांस पे बार बार रिक्वेस्ट भेजा था, अब क्या हो रहा है कि अगर कोई कनेक्शन लॉस हो रहा है तो बार बार दूसरी EC2 इंस्टांस में रिक्वेस्ट चली जा रही है। तो इसलिए हम स्टिकी सेशन का यूज कर रहे हैं कि अगर हम जिस EC2 इंस्टांस से भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे उसी EC2 इंस्टांस के पास हमारी रिक्वेस्ट दोबारा से जाए, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल स्टिकी सेशन का रेस्टोरेंट से लें कि is are like being seated in the same waiter tables every time you revisit a restaurant during one evening instead of a different random waiter each time you order, helpful it that waiter already remembers your order, है ना। Health check. So how the load balancer know which instances are safe to use, ठीक है। तो ELB supports health checks to test the status of Amazon EC2 instance. Behind it, the status of the instance is either in service or out of service, ठीक है। इंस्टांस दो ही कंडीशन पे होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, इन सर्विस पे होगा या तो आउट ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। So health check is a pin, a connection attempt, or a page that includes a computational aspect, all checked periodically at an interval you configure. You set the interval between the health checks and the number of consecutive health checks failure
before an instance is marked unhealthy. The load balancer performs health checks on all registered instances, whether healthy or unhealthy, to determine their current state. ठीक है? लोड बैलेंसर परफॉर्म करता है हेल्थ चेक्स को और रजिस्टर इंस्टांसेस पे, अनहेल्दी और अनहेल्दी पे, टू डिटरमाइन द करंट स्टेट ऑफ इंस्टांसेस, इंस्टांस के करंट स्टेज को हम चेक कर पाए. So when adding a new updated EC2 instance behind a ELB, you may deregister old long-running instances manually, then re-register the newly launched and patched one. ठीक है. Amazon Cloud Watch Basics. So basically Cloud Watch क्या help करता है? So real time monitoring for every AWS resources and your own application. एप्लीकेशन और AWS रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग के लिए ये आता है. मॉनिटरिंग में हेल्प आता है क्लाउड वॉच. किसमें क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, मैट्रिक्स क्या यूज हुई है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना टाइम यूज हो रहा है, लॉग्स, सारी चीजें हम क्लाउड वॉच की हेल्प से मेक श्योर कर पाते हैं. ठीक है. तो सर्विस यू यूज टू मॉनिटर योर AWS रिसोर्सेज एंड योर एप्लीकेशन रियल टाइम में AWS रिसोर्सेज और एप्लीकेशन को मॉनिटर करना. क्लाउड वॉच कलेक्ट द ट्रैक्स मैट्रिक्स, अलार्म्स क्रिएट करता है, सेंड नोटिफिकेशन अगर कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा 40% के ऊपर चला गया है. ठीक है, तो हम अलार्म्स क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली लेट्स थिंक एग्जांपल कि ट्रैफिक पीक पे हो गया है. ठीक है, कोई सेल है, हमारे पास ट्रैफिक हो गया, तो हमें और इंस्टांसेस की ज़रूरत है, तो हम और ऐड ऑन कर सकते हैं इंस्टांसेस. लेट्स टेक एग्जांपल कि नाइट में हम बहुत कम कस्टमर्स यूज़ करते हैं, तो हम इसी टू इंस्टांसेस को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच बेसिक्स टू नो दी मॉनिटरिंग. जस्ट बेसिक्स में जो मॉनिटरिंग्स बताते हैं, मैट्रिक्स जो कॉन्फ़िगर डिफाइन होता है, हम उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो रीड अलर्ट दैट प्रोविजन रीड कैपेसिटी यूनिट इज अ DynamoDB matrix. Cloud Watch does not aggregate for your automatically. You set your own alarm threshold. ऑटोमेटिकली सेट नहीं होते हैं कोई भी अलार्म, हम कस्टमाइजली अलार्म सेट करते हैं दैट कि हमारे EC2 इंस्टेंस 90% की मैट्रिक्स पे चला जाए, तब ऐड ऑन होना चाहिए या कब नहीं होना चाहिए. ये सारे जो भी इफ एंड एल्स कंडीशन हम लगाते हैं वो हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाउड वॉच में. ठीक है. बेसिक वर्सेस डिटेल्ड मॉनिटरिंग. सो अभी देखिए बेसिक में क्या था, हम डेटा पॉइंट्स जो है सेंड द डेटा पॉइंट्स टू Amazon क्लाउड वॉच एवरी 5 minutes एट नो चार्ज, सपोर्ट AWS प्रोडक्ट्स. सो बेसिक है, बाय डिफॉल्ट मोस्ट सर्विसेज है. डिटेल मॉनिटरिंग में क्या होता है कि हम डेटा सेंड करते हैं एवरी 1 minute एंड रिक्वायर एडिशनल चार्ज. ये एडिशनल चार्ज रहता है, रियल टाइम कह सकते हैं. ठीक है. एंड सम सर्विसेज यू मस्ट explicitly enable to use it. So custom matrix, CloudWatch supports a API that allows you to post your own custom matrix and defines the name value pairs that are not known to or visible to the AWS by default. ठीक है. बाय डिफॉल्ट AWS को जो चीजें विजिबल नहीं होती हैं हम वो डिफाइन कर पाते हैं कस्टम मैट्रिक्स में. CloudWatch also provide a rich set of metrics include with each service, but you can also define a custom matrix to monitor resources, event across instances, availability zone, or an entire region. ठीक है. See, each AWS account is limited to 5,000 alarms, and matrix data is retained for 2 weeks by default. Move older data to S3 or Glacier to keep it longer. Okay, that is okay. Like if we're having a longer data, we can move our data to S3 and Glacier, and the 5,000 alarms limit we have in CloudWatch. Okay,
Amazon CloudWatch logs, real-time log monitoring, storage and alerting. ठीक है, रियल टाइम में लॉग मॉनिटर करना, स्टोरेज करना एंड अलर्ट्स देना, ये हम कर सकते हैं। क्लाउड वॉच लॉग्स में हम देख सकते हैं सिमिलरली जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, मॉनिटर स्टोर एक्सेस लॉग फ्रॉम द EC2 इंस्टेंस, cloud trails and other sources. So similarly, you can monitor and process the log data in real time. For example, tracking a number of errors in your application log and sending a notification if the error rate exceed a threshold. So logs can also be stored in Amazon S3 and Amazon Glacier and can be retained indefinitely or according to the aging policy that deletes older logs. जो आपने एजिंग पॉलिसी डिफाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही लॉग्स डिलीट होंगे। ठीक है, क्लाउड वॉच लॉग्स एजेंट प्रोवाइड्स अ ऑटोमेटेड वे टू सेंड अ लॉग डेटा टू क्लाउड वॉच लॉग्स फॉर EC2 इंस्टेंस रनिंग Amazon Linux or Ubuntu. Okay, once installed, the CloudWatch logs agent confirms it has started and stays running until you explicitly disable. जब तक हम डिसेबल नहीं करते हैं तब तक ये रनिंग में स्टेट में होते हैं। ठीक है, इस क्लाउड वॉच लॉग एक समथिंग लाएगा CCTV कैमरा फॉर योर सर्वर which quietly records everything happening, keep the tape in a vault and can page you the moment it spots everything unusual on camera, right? Any alert you can see with the help of CloudWatch logs. Auto scaling basics. Let's see. Auto scaling क्या होता है? Launch capacity when you need it, release it the moment you don't. कैपेसिटी हम तब रिलीज करें जब हमें जरूरत है, एल्स हम रिलीज कर सकते हैं अपने इंस्टांसेस को जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी इजी, there's a service that you allow to scale your EC2 capacity automatically scaling out and scaling in according to the criteria defined. Ensure the number of running EC2 instances increasing during the demand spikes to maintain performance, decreasing automatically during the demand lulls to minimize cost, provisioning servers on demand and releasing them when no longer needed provided significantly cost saving for workloads that are not steady state. ठीक है, like example की website for a specific sport event, end of the month data input system, a flash sale retail site, a music artist release day by website or night processing run. So कभी हमें हमारे इंस्टांसेस अप होने हैं, कभी डाउन सिचुएशंस है, so हम ऑटो स्केलिंग से वहाँ यूज करते हैं। ऑटो स्केलिंग is built by an hour for every launch instance. If you scale in within a minute, rapid scale out and scale in cycle still costs a full hour each. Hmm? ऑटो स्केलिंग के प्लान्स क्या होते हैं? स्कीम्स यू कैन यूज टू कंट्रोल हाउ ऑटो स्केलिंग बिहेव्स, लाइक ऑटो स्केलिंग मेंटेन अ करंट इंस्टेंस लेवल, अभी हम करंट इंस्टेंस लेवल पे तो मेंटेन करना है, तो मेंटेन अ मिनिमम एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंस्टेंस एट ऑल टाइम. Auto scaling perform a periodic health check and terminates unhealthy instance and launching a new one to replace it. कुछ अगर सर्वर्स हमें लेट्स एग्जांपल कि अगर हमें दो सर्विस की रिक्वायरमेंट परमानेंटली है तो हम परमानेंटली दो सर्विस को यूज कर सकते हैं। इन केस अगर हमारा एक सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, एक इंस्टेंस वर्किंग नहीं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी वन से। तो मैनुअल स्केलिंग क्या होती है? द मोस्ट बेसिक वे टू स्केल योर रिसोर्सेज. You can only need to specify the change in the maximum, minimum, and desired capacity of your auto scaling. In auto scaling, it manages the process of creating and terminating the instances. Okay. The schedule scaling क्या होती है? Useful when you know exactly when to increase and decrease the number of instances in your group simply because that need arise on a predictable schedule,
or end of month, end of quarter, end of year processing, or any flash sale. So scheduling scale. If you want to scale on particular time period, you can choose that. Dynamic scaling क्या होती है? You can define a parameter that control the auto scaling process in a scaling policy. For example, a policy that adds more EC2 instance when the network bandwidth via CloudWatch crosses a certain threshold. It means कि किसी एक threshold point पे हम अपने इंस्टांसेस को ऐड ऑन करते हैं, किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हम अपने EC2 इंस्टांस को अनयूज्ड EC2 इंस्टांसेस को डिक्रीज करते हैं. सो डायनेमिकली स्केल होना, हमारे पास स्पाइक्स ऑफ ट्रैफिक आया है और हमें नंबर्स ऑफ EC2 इंस्टांस चाहिए, तो हम डायनेमिक स्केलिंग का यूज कर सकते हैं उस केस में. ठीक है, तो रिकरिंग इवेंट end of the month, quarter, or year can be reamped up ahead of time using a schedule scaling tested and dialed in appropriately in advance. Okay. Auto scaling components launch configuration, like a template of the auto scaling uses a create a new instance. न्यू इंस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं? तो launch configuration is the template that auto scaling use to create a new instance, like composed of the configuration name, AMI, EC2 instance type, security group, instance key pair. So each auto scaling group can have only one launch configuration at a time. Okay, for VPC launch instances recommended that you must use a security group ID, not names, to reference the security groups in a launch configuration. So default limit will be 100 launch configuration per region. So AWS auto scaling, create a launch configuration name, my LC, image ID, MAI image ID we can use, instance type like M3.media or TX large, we can use that. Okay. If you exceeded the 100 per region limit and create a launch configuration will fail, check the limit with auto scaling describe account limit. अगर आप 100 पर रीजन लिमिट्स को एक्सीड कर चुके हो और यू वांट टू क्रिएट अ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन फेल हो रहा है फिर भी, देन यू कैन चेक द लिमिट्स that what limits is there. AWS auto scaling describe account limits. So auto scaling components, the auto scaling groups like a collection of EC2 instance managed as a one unit by one launch configuration. सी ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में क्या है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांस है जो ऑटो स्केलिंग सर्विस मैनेज करती है. ईच ग्रुप मस्ट कंटेन अ नेम, minimum and maximum number of instances that can be in a group, and an optional desired capacity can also be sent. ठीक है, if you don't specify a desired capacity, the default desired capacity is the minimum number of instances that you specify. The launch configuration referenced by the group specify the instances that will be launched. You can optionally associate a one or more load balancer with a group, so new instances are automatically re-registers with it. So one auto scaling group, one launch configuration, many EC2 instances spread across the availability zones you specify, all fronted by an optional load balancer. Okay. Auto scaling with the spot instances and scaling policy. Okay. Cheaper capacity and rules that react automatically to demand. The spot instances is like कि react करना जो हमारी डिमांड है, ये ट्रैफिक ऑफ डिमांड्स है. जस्ट एक एग्जांपल,
that the spot instance like CloudWatch alarm is there. Okay, CloudWatch अलार्म से हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है 75% के अबव जा चुका है, थ्रेशोल्ड के अबव जा चुका है। तो हमसे द अलार्म्स क्या करेगा, अटैच द ऑटो स्केलिंग पॉलिसी टू द अपने इंस्टांस में अटैच करेगा, देन लॉन्च करेगी, न्यू इंस्टांसेस को रजिस्टर करेगा। तो सिमिलरली स्पॉट इंस्टांसों पे क्या हुआ, एकदम से हाई का स्पाइक आया और हमने जो है अपने इस टू इंस्टांसेस को इंक्रीज कर दिया। So same as auto scaling group can use either a on demand or spot instances as the type it manage. So on demand is by default basically. So spot instances can be used by referencing a maximum bid price in the launch configuration. Spot price associated with the group. A launch configuration can tolerate a spot instances at or below the bid price you set. They will be launched in your auto scaling group. So you can associate a CloudWatch alarms with the auto scaling groups to adjust capacity dynamically when a threshold is crossed. Amazon CloudWatch sends the alarm to the group and the policy tells auto scaling exactly how many instances to add or remove. अभी तुम जो बढ़ते आ रहे हैं सेम वही सेम चीज सिनेरियो है, स्पॉट इंस्टांसेस और ऑन डिमांड कब हमें कितने इंस्टांसेस की जरूरत है, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड alarms we can use that. Okay, so spot instances launched by the auto scaling follow the same guidelines as your regular launch configuration. They are just built and terminated differently. ऑटो स्केलिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? There are two rules that save money and prevent a messy rollout. Okay, so scale out quickly, scale in slowly. Like you are build a full hour of each instance launch, even if you terminate within a minute or less than an hour is not cost effective. अगर आपने किसी इंस्टांस को अप किया है, ठीक है, तो आप उसको 1 आवर के मिनट्स में लो, विद इन अ मिनट्स मत लो, क्योंकि पेमेंट तो आपको 1 आवर के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी. सो द रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस इज टू स्केल आउट क्विकली टू हैंडल द बर्स्ट and spikes, but the scales in is in more slowly, avoiding heavy to relaunch new and separate instances for a workload spike that generally continues to need more resources within hour. ठीक है, rolling out a patch at scale. In large deployments, auto scaling can make rollout patches easy. The launch configuration associated with the group may be modified to the references a new AMI. Then you can deregister or terminate the instances one at a time or in a small group, and new instances will reference the new patched AMI. It's important to consider a bootstrapping type for newly launched instance. It takes time to configure each new instance before it's healthy or able to accept the traffic. So the best practice is scale out quickly, scale in slowly, or roll out a patch at scale. जब लार्ज डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो ऑटो स्केलिंग को हम रोल आउट जो करते हो पैचेस इजीली करना चाहिए. ठीक है, सो द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड विद द ग्रुप कैन यू मॉडिफाई द reference and new AMI. ठीक है, this is the exam cheat sheet for this topic. Here are the some revision topics we have written, like what is what are the types of load balancer, which like जो जो हमें एग्जाम के लिए मेमोराइज होना चाहिए वो सब इस चीज शीट में लिखा है. यू कैन गो थ्रू ऑन दिस so before the exam so that it will be easy to find out the scenario or be the best answer for the scenario based question. So chapter 5th logged in is finished. If you like this video, like and subscribe and comment ELB. I will attach the
slides on a comment. So thank you everyone.